हाँ भाई, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें वेक्टर अलजेब्रा की पहली क्लास में। बेसिक है ना कि भाई वेक्टर क्या है, सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को जोड़ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं? तो आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इसके दो नियम होते हैं। कौन कौन से? एडिशन लॉ ऑफ ट्राइंगल और एडिशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पहला, एडिशन लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पहला नियम तो इसका ये है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है कि भाई हम एक पॉइंट ए से बी की तरफ गए। एक पॉइंट ए से कहाँ गए? बी की तरफ। डायरेक्शन भी दिखा दी मैंने, ए से बी जाते हुए। फिर बी से सी की तरफ गए, यहाँ की भी डायरेक्शन दिखा दी जाते हुए। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है? हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है ए से सी का। हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? ए से सी का। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर होगा वेक्टर ए सी के। इसको अगर मैं वेक्टर ए का नाम दे दूं तो वेक्टर बी का नाम दे दूं, तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है। अब आप ये बात भी समझेंगे, अगर मैं इस ए सी को सी ए लिख दूं तो ये माइनस का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसको इधर ले आऊं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर क्या हो जाएगा? मतलब कि हम ए से बी गए, बी से सी गए और सी से अगर वापस ए पर आ गए तो हम अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गए। कोई दिक्कत नहीं आता कभी। सेकंड होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। देखो, ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम रख लेते हैं वेक्टर ए, इसका नाम रख लेते हैं वेक्टर बी। तो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की। अब इनके बीच से जो डायगोनल जाएगा, क्या जाएगा? डायगोनल जाएगा, वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को। किसी भी पैरेललोग्राम की तो एडजेसेंट साइड्स के बीच से जो डायगोनल जाएगा वो उनके सम को रिप्रेजेंट करेगा। ये वेक्टर ए है तो फिर ये भी वेक्टर ए ही होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे गए और ऐसे गए, तो एक तरीके से हम इसमें ट्रायंगल लॉ ही लगा रहे हैं, अगर सोचा जाए तो। समझ आई बात? तो दो एडजेसेंट साइड्स के बीच से जो डायगोनल जाएगा वो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर।
वेक्टर की मल्टीप्लाई किसी स्केलर से करना। किससे करना? स्केलर से। देखो भाई, ये मेरा वेक्टर ए है, ये क्या है? वेक्टर ए। अगर आपने इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी, इससे कर दी 2 से, तो इसकी जो लेंथ है वो डबल हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। और अगर आपने इसकी मल्टीप्लाई आधे से कर दी तो इसकी जो लेंथ है वो घट जाएगी, इतनी रह जाएगी। समझ आ रही है बात? इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट। ये हमारी 3 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। कितनी एक्सिस है ये? 3। इन 3 एक्सिस पर मैंने 3 पॉइंट ले लिए। एक तो ले लिया ए से ओ मान लो, एक ले लिया बी, एक ले लिया सी। ठीक है। लेट 3 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर, एक्स एक्सिस पर हो जाएगा 1,0,0, इसको नाम दे देते हैं ए, और ये हो जाएगा बी 0,1,0, इसको नाम दे दिया बी का, सी 0,0,1, इसको नाम दे दिया सी का। समझ आई ये बात? फिर इसके बाद ओ से ए जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। मतलब आप देख सकते हो मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, तीनों की लेंथ कितनी कितनी है? 1 यूनिट। तीनों की लेंथ कितनी कितनी है? 1 यूनिट। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने 3 वेक्टर लिए हैं और तीनों की लंबाई 1 यूनिट है। ओ से ए तक 1 यूनिट है, ओ से बी तक ही 1 यूनिट है, ओ से सी तक भी 1 यूनिट है। ठीक है? तो मैं बोलूंगा लेट, या लेट मत लिखो, ओ ए, ओ बी, ओ सी आर यूनिट वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis, noted by I cap, J cap and K cap। ओ ए, ओ बी, ओ सी यूनिट वेक्टर है तीनों एक्सिस के अलोंग, और इन्हें हम आई जे के से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? आई जे के। आई जे के का काम है डायरेक्शन बताना। आई जे के का काम क्या है? डायरेक्शन बताना कि आप कौन सी एक्सिस पर कितना चल रहे हो। जैसे मान लो मैंने बोला 2i, तो इसका मतलब है आप 2 यूनिट जाओगे एक्स एक्सिस पर, 2 यूनिट जाओगे एक्स एक्सिस पर। मैंने बोला माइनस का 4j, आप 4 यूनिट जाओगे वाई एक्सिस पर, लेकिन नीचे की तरफ जाओगे, डायरेक्शन नेगेटिव वाली होगी, डायरेक्शन नेगेटिव वाली। मैंने बोला 8k, तो आप z एक्सिस पर जाओगे 8 यूनिट, z एक्सिस पर 8 यूनिट। तो आई जे के का काम केवल दिशा बताना है, डायरेक्शन बताना है। मैग्नीट्यूड में ये कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे मान लो 8 की गुणा 1 में करो तो कितना आएगा? 8। 5 की गुणा 1 में करो तो कितना आएगा? तो 5। जो 1 है वो किसी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। और आई जे के आपस में अपने आप में 1 है, अपने आप में क्या है? 1 यूनिट वेक्टर है। ये सिर्फ दिशा बताने का काम करते, ये मैग्नीट्यूड बताने का काम, मैग्नीट्यूड में चेंज करने का काम नहीं करते। जैसे मान लो मेरे पास एक बच्चे की कॉल आई
उसने कहा सर जी आपसे मुझे ट्यूशन पढ़ना है। मैंने उससे पूछा कहाँ खड़ा है, उसने बोला मैं भजनपुरा थाने पे खड़ा हूँ। मैंने इससे कहा जब भी एक लड़का है भजनपुरा थाने पर, उसे ले आ। इसे मैंने क्यों भेजा है? ताकि ये उसे डायरेक्शन दे सके कि इस तरफ जाना। अब ये उस रास्ते में बात कर रहा है कहाँ जा रहा है पढ़ने, वहां मत पढ़, बहुत बुरा पढ़ाते हैं। अब इसने उसे यहां लाने के बजाय किसी और कोचिंग में घुसा दिया, तो इसने उसका मैग्नीट्यूड बदल दिया, उसकी लेंथ बदल दी। जितनी लेंथ यहां तक पड़ती, उस लेंथ को उसने चेंज कर दिया। ठीक है ना? तो इसीलिए मैं इसे ना भेजकर किसी यूनिट वेक्टर को भेजता, जो सिर्फ डायरेक्शन ही देकर आता। तो आई जे के का काम क्या है? डायरेक्शन देना। ठीक है। वेक्टर ए बराबर, अगर मैंने बोला x1i प्लस y1j प्लस z1k, तो आप बताओगे x एक्सिस पर कितना गया? x1 तक। y एक्सिस पर कितना गया? y1 तक। और z एक्सिस पर कितना गया? तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहां कर लाई कर गया। तो ये मेरा एक वेक्टर बन गया, वेक्टर को ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद अगर मुझसे कहा जाता है इसके स्केलर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो मैं बोलूंगा भाई x1 है, y1 है और z1 है। अगर मुझसे पूछा जाएगा इसके वेक्टर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वेक्टर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो मैं बोलूंगा भाई x1i है, कोमा y1j है, कोमा z1k है। जब वेक्टर कंपोनेंट की बात करेंगे तो साथ में आप डायरेक्शन भी दे देना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा ना? देखो, ये पॉइंट है, p नाम रख लो। ये एक्स वाई जेड हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और ये हमारा क्या है ये बताओ? पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? पॉइंट पी का। ओपी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। लेंथ को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। इस ओपी को आप वेक्टर ए बोल लो, चलो क्या बोल दो? वेक्टर ए। एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ये है मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ। इसे हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल, वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 3j माइनस के। ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, जो आई जे के कोफिशिएंट होंगे। आई जे के कोफिशिएंट होंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, क्या आएगा? अंडर रूट 40। मेरा ख्याल है मैग्नीट्यूड निकालने में कोई दिक्कत तो होगी ही नहीं। निकाल सकते हो ना मैग्नीट्यूड। फिर इसके बाद यूनिट वेक्टर।
अगर हमें किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना हो, कैसे बनाना हो, यूनिट वेक्टर, बात समझ में आ रही है? ए कैप, आपको वेक्टर ए दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, वेक्टर ए, एक्स आई वाई जे जेड के, और आपसे कहा गया ए कैप बताओ, ए कैप जिसके ऊपर कैप लग जाती है वो यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 यूनिट। तो अगर आपको ए कैप निकालना है तो आपको ए वेक्टर को वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहते हो, अब पूछने के तरीके, एग्जामिनर कैसे कैसे या क्वेश्चन किस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन बोला फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 3k, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बता दो। क्या बता दो? अब मैं इसी लाइन को लिख सकता हूं, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बराबर 2i 3j 4k, या मैं लिख सकता हूं फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, या लिख सकता हूं फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल या कॉलिनियर टू, पैरेलल या कॉलिनियर टू वेक्टर ए बराबर 2i 3j 4k। देखो कितने तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। वेक्टर यूनिट वेक्टर बताना है पैरेलल या कॉलिनियर, तो पैरेलल और कॉलिनियर का मीनिंग सेम है। तो यहां जब मैं इसको यूनिट वेक्टर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 20 और 9 29, रूट 29। चाहो तो अलग अलग कर लो, 2i अपॉन रूट 29, 3j अपॉन रूट 29, 4k अपॉन रूट 29। यहां तक की बात सारी समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दो। एक ही मतलब है सबका, सबका मतलब एक ही है। फाइंड ए वेक्टर अलोंग वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। एक वेक्टर बताओ इसके अलोंग इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो, तो कैसे करूं? पहले इसको यूनिट वेक्टर बना लूं, यूनिट वेक्टर बनते इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, कितना हो जाएगा, और फिर उसकी 8 से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 8 यूनिट। आ रही है बात? पहले इसको यूनिट वेक्टर बनाता हूँ। यूनिट वेक्टर है ना, 2i प्लस 3j प्लस 4k अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ए कैप 2i अपॉन रूट 29, 3j अपॉन रूट 29, 4k अपॉन रूट 29। 8 ए कैप 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2i अपॉन रूट 29, 3j अपॉन रूट 29, 4k अपॉन रूट 29। 8 ए का कैप 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और 8 चौक 32। ये बात, यही बात समझ में। इसके बाद आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन का भी याद होगा। बताया था ना, अगर एंगल गिवन हो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, पिछली क्लास में बात बताई थी। और अगर एंगल गिवन नहीं है, आपको इस फॉर्म में वेक्टर दिया है एक्स आई वाई जे और जेड के, तो एल कैसे निकलेगा? एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एम इक्वल वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एन इक्वल जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और याद करो, ये बात भी बताई थी कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1। बताई थी क्या ये बात? तो अगर मान लो मैंने कहा एक वेक्टर है 2i माइनस जे और प्लस 2k, क्या आप इसके डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हो? बता सकते हो? एल कैसे निकलेगा? 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कितना हो गया ये? 4 4 8 और 1 9, 3 हो गया। ये एल आ गया। ऐसे ही एम भी आ जाएगा, ऐसे ही एन भी आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? समझ आई इतनी बात? इसके बाद इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल या कॉलिनियर, अगर दो वेक्टर पैरेलल या कॉलिनियर है तो देन वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट। जहां लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है। समझ आइए बात? और पैरेलल कॉलिनियर का मीनिंग एक ही बात है। फिर इसके बाद लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट या वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स,
वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को मिलाकर, दो पॉइंट को ज्वाइन करके जब कोई वेक्टर बनेगा, जब कोई वेक्टर बनेगा तो कैसे बनेगा ये जानो। एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, ए और बी। हमने माना x1 y1 और z1, x2 y2 और z2। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसका नाम ओ रख देता हूं, तो वेक्टर ओ ए क्या है चलो बताओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए है या नहीं है। और ये होगा हमारा x1i y1j और z1k। वेक्टर ओ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, x2i y2j z2k। ये हो गया ओ ए, ये हो गया ओ बी, और ये हो गया ए बी। और मैं जिसके पीछे चल रहा हूं, जो मैं फाइंड करना चाहता हूं, वह है वेक्टर ए बी। तो क्या है वेक्टर ए बी। तो आप बताइए, अगर मैं ओ से गया ए तक, ए से गया बी तक, तो मैं ओ से बी चला गया नहीं चला गया। ओ से गया ए तक, ए से गया बी तक, ओ से बी चला गया नहीं चला गया। ठीक है, तो वेक्टर ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। बी के पोजिशन वेक्टर में से ए का पोजिशन वेक्टर माइनस कर। अगर मुझे वेक्टर सी डी चाहिए, क्या चाहिए, सी डी, तो डी के पोजिशन वेक्टर में से सी के पोजिशन वेक्टर को माइनस कर दो। तो आपको वेक्टर ए बी की जरूरत है। बी के पोजिशन वेक्टर क्या है, x2i y2j z2। इसमें से माइनस करना पड़ेगा x1i y1j और z1k को। वेक्टर ए बी हो जाएगा x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k। ऐसे हमारा वेक्टर ए बी निकल कर आ जाए। अब मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, फाइंड द यूनिट वेक्टर, या फाइंड द वेक्टर लिखो पहले, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 2 3 माइनस 1 एंड b 1 माइनस 2 4। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको रख लो x1, इसको y1, इसको z1, इसको x2, इसको y2 और इसको z2। क्लियर यहां तक। अब आपको जब वेक्टर ए बी चाहिए तो क्या करोगे, x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 k। तो 1 माइनस 2 i प्लस
-2 -3 j +4 -1, तो क्या बन जाएगा? -1i -5i -5j और +5k। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर along the in direction of vector joining the points P दे दिया 1 2 4 और Q दे दिया 4 6 9। तो पहले आप क्या करोगे? इसको यूनिट, इसको वेक्टर बनाओगे। क्या बनाओगे? वेक्टर। देखो कैसे बनाओगे। ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है। तो वेक्टर पी क्यू x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k। x2 कितना है? 4 माइनस 1 i, y2 कितना है? 6 माइनस 2 j, z2 कितना है? 9 माइनस 4 k। 3i 4j 5k। अब आप एक काम करो, पी क्यू का एक नाम रख दो वेक्टर ए। वेक्टर ए बराबर हो गया 3i + 4j और +5k। अब आपको क्या चाहिए बताओ? यूनिट वेक्टर चाहिए। ए कैप क्या होगा? वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। नहीं आई बात समझ में? कर दोगे इस काम को? तो यहां तक तो ठीक है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर along a plus b where वेक्टर a बराबर 2i + 3j + 4k, वेक्टर b बराबर माइनस का i प्लस का j माइनस का 2k। तो क्या करोगे? पहले a और b को प्लस कर दोगे और उसको एक नया नाम दे दोगे c का, और फिर c को क्या बना दोगे? यूनिट वेक्टर। c को क्या बना दोगे? कैसे बनाओगे c को यूनिट वेक्टर? कैसे बनाओगे? से उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इंटरनली, पढ़ा होगा 12th क्लास के चैप्टर नंबर 12 में 3D में। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दोनों को मिलाकर एक वेक्टर बन गया। मान लो ये ए है और ये बी है, इसका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर ए, इसका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर बी। इसके कोऑर्डिनेट है हमारे x1 y1 z1। इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। यही बोल रहा हूँ ना मैं? कोई दिक्कत तो नहीं आज तक? भाई जैसे हम लोग 10वीं और 11वीं क्लास में पढ़ते आए हैं, x की वैल्यू निकालनी है m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, याद है?
y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, याद है नहीं है? z बराबर m1 z2 माइनस प्लस m2 z1। ये बात थी ना, ये थी, ये स्केलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? स्केलर। अब यही काम वेक्टर फॉर्म में करना है। अब ये बीच में एक पॉइंट आ गया C, इस C के कोऑर्डिनेट हो गए x y z। याद करो ये बात है, कुछ याद? इसने इन दोनों को एक रेशो में बांट दिया। अब मान लो वो जो रेशो है वो हमारा m1 रेशो m2 है, m1 रेशो, और इस पॉइंट का भी एक पोजीशन वेक्टर होगा और उसका नाम है वेक्टर r, उसका नाम है वेक्टर r, और उसके पॉइंट है x y z। समझ आ रही है बात? पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर है, हाँ। अब इसी बात को अगर मुझे वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर r बराबर m1 वेक्टर b प्लस m2 वेक्टर a अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान से देखो, अब मैंने तीनों की तीनों ये बातें इसके एक के अंदर ही समेट कर रख दी, क्योंकि r के अंदर तीनों बातें हैं x y z, b के अंदर तीनों बातें हैं x2 y2 z2, a के अंदर तीनों बातें हैं x1 y1 z1। तो जब मैं r में से x निकालूंगा वहां भी x वाली बात चलेगी सारी, जब r को y लूंगा r में तो यहाँ भी y वाली बात चलेगी। मतलब इन तीनों चीजों को मैंने क्या कर दिया, वेक्टर फॉर्म में एक साथ लिख दी। बात एक ही है, कोई अलग नहीं है।